हेलो। सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारा मॉडल पेपर चलेगा छठवां। जो बच्चे हमारे वीडियो को इंडिया किसी भी कोने से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पर पहुँच के। और जो बच्चों का जो सेकेंडरी बच्चे हैं आईटीआई के, इलेक्ट्रीशियन के, देखो पेपर का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा पीडीएफ का, और अच्छे से आप पास हो सकते हो। और ज़्यादा कुछ नहीं है, 500 क्वेश्चन की सीरीज है और उसके मॉडल पेपर हैं, तो आराम से आप बढ़िया तरह से तैयारी करें, और जिससे कि आने वाला जो परीक्षा है आपकी आईटीआई की सेकेंडरी वाले छात्रों के लिए, तो बहुत अच्छी तरह से आप पास हों। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। हमारा जो पहला प्रश्न है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। जो डीसी जनरेटर होता है उसका सिद्धांत बताना है कि वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला देखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, पहला ऑप्शन। दूसरा है कॉर्क स्क्रू नियम, और तीसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और चौथा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, तो चारों के चारों ऑप्शन रहने वाले हैं, तो राइट आंसर कमेंट करेंगे बेटा, कौन सा रहेगा हमारा, डी, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, जो क्या करता है भाई, डीसी जनरेटर सिद्धांत का कार्य करता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ते होंगे, जिन्होंने पीडीएफ सॉल्यूशन लिया है पूरा, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ से हम मॉडल क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उनका आंसर आप सटीक तरीके से दे सकते हो। ठीक है ना, तो हम जो भी आंसर लगाते हैं, बाई चांस एक आध से प्रश्न में मिस्टेक हो जाती है, तो आप ऐसा ना समझें कि हमने गलत लगा दिया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखें इस चीज़ का, है ना। तो दूसरा प्रश्न है कि टेबल फैनों में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। जो हमारे टेबल फैन होते हैं ना, जो रखी होती हैं टेबलों पर, तो उनमें ऐसी कौन सी मोटर है इनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो पहला है यूनिवर्सल मोटर, दूसरा है स्थायी संधारित्र मोटर, तीसरा है भ्रमणधारा मोटर, चौथा है शेडेड पोल मोटर। तो चारों ऑप्शन रहने वाले हैं, तो दूसरे में राइट आंसर हो जाएगा स्थायी संधारित्र मोटर, जो कि हम ऐसे ही मोटरों का हम टेबल वाले पंखों में यूज करते हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। ऊर्जा है जो, उसका प्राकृतिक स्रोत बताना है। तो कोयला है, गर्मी है, वायु गैस, सूर्य है। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये तो हमारा क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। कौन सा, सूर्य। तो आप पूछने की, देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न इतने सरल आ जाते हैं कई बार कि आप सीधा पढ़ते ही जवाब दे सकते हो। तो उसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सूर्य। ठीक है, ये क्या है, हमारा ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत है, जो हमें प्राप्त होता है, एनर्जी देता रहता है। प्रश्न है हमारा 4, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। ये कह रहा है हमारी जो क्लास ए है, तो उसका मुख्य लाभ क्या है एम्पलीफायर के अंदर। तो पहला है अधिकतम धारा लाभ, दूसरा न्यूनतम विकृत, तीसरा शोर अनुपात हानि के लिए न्यूनतम सिंगलन, और चौथा है अधिक वोल्टेज लाभ। ठीक है, तो क्या रहने वाला है चौथे में राइट आंसर हमारा। तो बेटा राइट आंसर होगा हमारा बी, न्यूनतम विकृत। ठीक है ना, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न है हमारा कि 2 पोल 50 अल्टरनेटर के आरपीएस की गति की गणना कीजिए। ठीक है, 2 पोल और 50 अर्ज, तो गति गणना ज्ञात करनी है। तो बेटा सूत्र क्या होता है, 120 पी होता है। तो हम क्या करें, 120 कितना है बेटा, 50, पोल की संख्या कितनी दे रखी है, 2, तो कितना 60, तो 56 30 कितना हो गया, 3000 हो गया। ठीक है, अब आरपीएस पूछा है, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती बेटा, 60। तो क्या करेंगे, 3000 बट्टे 60, 0 से 0, 56 30, तो 50 आ गया। तो 50 आरपीएस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 5 में। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो जब तक सूत्र नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है ना, छठवां प्रश्न है
इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? जो हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया होती है तो उसके लिए हम एक ऐसे जनरेटर डीसी जनरेटर होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सा जनरेटर रहने वाला है हम देखते हैं ऑप्शन में। विभेदक योगी जनरेटर, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर होता है, संट जनरेटर, ठीक है ना, और सीरीज जनरेटर और संचय योगी जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो चारों ऑप्शन रहने वाले हैं। छठे में हमारा राइट आंसर क्या हो जाए बेटा? संट जनरेटर। क्या करते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए? हम संट जनरेटर का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। प्रश्न 7वां कह रहा है कन्वर्टर का नाम क्या है? भाई इस कन्वर्टर का नाम क्या है? इस कन्वर्टर का नाम बताना है आपको। ये आपके लगे हुए हैं यहाँ पर सारे कॉन्टैक्ट, तो इसका नाम बताना है। आगे बढ़ते हैं, इसके नाम देखते हैं। तो रोटरी कन्वर्टर, धातु दृष्टकारी, मरकरी आर्क दृष्टकारी, सिलिकॉन नियंत्रण दृष्टकारी। तो क्या रहने वाला राइट आंसर बेटा? कमेंट हमारा। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा 7 में बेटा? हमारा सिलिकॉन नियंत्रण टेस्ट, SCR। ठीक है जी, हमारे क्या है? SCR लगे हुए हैं। क्या लगे हैं हमारे? SCR लगे हैं, ठीक है। जो क्या कर रहे हैं? सिलिकॉन नियंत्रण टेस्टकारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। प्रश्न 8वां कह रहा है हमारा कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? हवा है, पानी है, डीजल है, भाप है। तो बताएंगे बेटा क्या रहने वाला राइट आंसर हमारा 8 में? तो वो डीजल और पानी और भाप जी, तो तीनों हमारे कैसे हैं? परंपरागत हो गए। अगर इन तीनों को ना लें तो हमारा एक बचा कौन सा? हवा। तो ये कौन सा हो गया हमारा? गैर परंपरागत। राइट आंसर ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। प्रश्न 9 कह रहा है कि नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का क्या कार्य है? जो रिले लगी होती है उसका कार्य क्या है, ये बताना है आपको। तो पहला है दोष मात्रा को सेंसर करना, ब्रेकर की स्थिति का विश्लेषण करना और ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना, और डी है गलती के मामले में स्पीड को नियंत्रण करना। तो क्या रहने वाला हमारा राइट आंसर? तो बताएंगे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? हमारा सी रहेगा, ब्रेक संचालन के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। राइट आंसर सी रहेगा हमारा। तो क्या करता है भाई? रिले हमारी उस दोष की क्या करता है भाई? व्याख्या करता है कि भाई जो दोष है वो किस प्रकार से हुआ है, तो आपके माध्यम से क्या होती है? उसकी जांच होती है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 10वां, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है भाई? क्या इसका कार्य रहता है? क्या इसका अनुप्रयोग रहता है? तो लाउड स्पीकर एम्पलीफायर, दूसरा है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, तीसरा है माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस, चौथा है प्रसारण ट्रांसमीटर। तो क्या रहने वाला है 10 में राइट आंसर हमारा? तो हमारा राइट आंसर रहेगा बेटा बी, ठीक है ना। तो इसका मुख्य कारण क्या है? यही है। प्रश्न 11 में कह रहा है डीसी जनरेटर में फील्ड का नाम क्या है? ये फील्ड दे रखी है जिसका नाम बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं भाई? देखो ऑप्शन है आपके विभेदक योगी जनरेटर, दूसरा है लघु संट योगी जनरेटर, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा है संचय योगी जनरेटर और चौथा है लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर। तो 11 में हमारा क्या रहेगा बेटा? राइट आंसर सी रहेगा, ठीक है। संचय योगी जनरेटर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर रहने वाला है। हमारा प्रश्न है 12वां, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विघटन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का नाम क्या है? विखंडन के लिए जो सामग्री उपयोग हो रही है परमाणु, उसका नाम बताना बेटा, ठीक है ना। तो पहला है सिलिकॉन, दूसरा है थोरियम, तीसरा है एंटीमनी और चौथा है कैडमियम। तो 12 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थोरियम। राइट आंसर बी। प्रश्न है हमारा 13वां, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? जो बायोगैस होती है उसका मुख्य घटक पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है मेथन, चौथा है कार्बन डाई
ऑक्साइड। तो 13 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जो होता है इसका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, मेथन होता है। इसकी जो घटक की प्रक्रिया होती है बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है क्या होता है, मेथन के द्वारा होता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है चौथा का एसिड ड्राई में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है। जो एक्स का जो दर्शाया गया है, जैसे इस प्रकार को दर्शाया गया है, तो इसका नाम बताना है भाई, आपको नाम बताना है इसका, एक्स के रूप में क्या रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसके चारों के चारों। तो हमारा चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो एसी मोटर, डीसी बस और इन्वर्टर और दृष्टकारी क्या रहने वाला है 14 में, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डीसी बस। जो डीसी बस बार होती है उसका किया जाता है। ठीक है, इसके पास हमारी जो इस प्रकार से है, जो हमारा सिंबल दे रखा है ये वाला, तो कौन सा है, ये हमारा एसी का सिंबल। ठीक है, तो ध्यान रखना है। प्रश्न है हमारा 15वां, कौन सा उपकरण एक दृष्ट प्रतिनिधित्व का परीक्षण की गई मात्रा प्रदान करता है। तो पहला है रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, दूसरा है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और चौथा है वोल्टेज स्टेबलाइजर, और चौथा है फंक्शन जनरेटर। तो बताएंगे सभी की सभी राइट आंसर कौन सा रहेगा 15 में हमारा। तो 15 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसको शॉर्ट में बोलते हैं CRO। क्या बोलते हैं, CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है ना, ये दे रखी है आपकी CRO। तो राइट आंसर भी यही है, इसकी फुल फॉर्म भी यही, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो बेटा ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म है ये दे रखी है। ठीक है, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी तो RFG हो जाता है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है RFG। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर RFG की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न हमारा 16वां क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रश्न 16वां कह रहा है एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। निष्क्रिय घटक बताना, ना कि सक्रिय घटक बताना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन संधारित्र, ट्रांजिस्टर, डायोड और डायक। चारों के चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो 16 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है हमारा ट्रांजिस्टर, क्या है कि निष्क्रिय घटक है। 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, 17वां प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोस्कोप का उपयोग क्या है। बेटा पहले भी प्रश्न आया था और फिर घूम के आ गया प्रश्न। तो बेटा जो प्रश्न इतने हैं जो ऐसे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है, इसको मतलब जो एग्जामर जो प्रश्न देगा इसको छोड़ेगा नहीं, इसको तो ले ही लेगा। तो उन प्रश्नों को बार बार आपको रिवीज कराया जाता है इस मॉडल पेपर के माध्यम से, तो इनका आपको ध्यान रखना है बेटा विशेष करके। तो पहला ऑप्शन है समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें और फेज अनुक्रम समायोजित करें और आवृत्ति समायोजित करें और आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करें। तो क्या रहने वाला है 17 में राइट आंसर हमारा बेटा। तो 17 में राइट आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा, ये रहेगा समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें। ये क्या करता है भाई, एक संकेत देता है, अब वो सटीक तरीके से एकदम सही संकेत देता है, इसलिए क्या करते हैं भाई इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, राइट आंसर ये हो गया इसमें। देखो प्रश्न फिर घूम के आ गया, जब पहले मॉडल पेपर से फिर दूसरे मॉडल पेपर फिर आ गया कि सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। अगर हमारी सर्किट टूट गई तो उसका मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे। तो देखेंगे, पहला है MVA, दूसरा है KW, तीसरा है KVAR, चौथा है KV। ठीक है, तो बताएंगे क्या रहने वाला है राइट आंसर हमारे 18 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, इसमें पता पड़ेगा MVA। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए हो गया। प्रश्न कह रहा है AC और DC आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। मतलब AC भी हो और DC भी हो, दोनों पर वो रिले कार्य करे तो कौन से रिले का उपयोग किया जाता है। तो इसमें को रिले का नाम दे रखा है। तो पहला है क्लेपर प्रकार आर्मेचर रिले, दूसरा है थर्मल रिले और तीसरा रीड रिले और चौथा है आवेग रिले। तो 19 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आवेग रिले की ऐसी रिले होती है जो AC और DC दोनों आपूर्तियों पर क्या करती है, ये कार्य करती है। बेटा इसका विशेष करके ध्यान रखना, बहुत मोस्ट प्रश्न है ये। ठीक है, प्रश्न 20वां है कि DC जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है। तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है वो रहने वाली है।
तो उसका हम नाम बताएंगे यहाँ पर, कौन सा नाम रहने वाला है विशेषता का। कम धारा कम वोल्टेज, उच्च धारा कम वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज, उच्च धारा और उच्च वोल्टेज। तो 20 में हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा बेटा, क्योंकि कम धारा और उच्च वोल्टेज। राइट आंसर सी। प्रश्न आता है नेक्स्ट हमारा 21वां। प्रश्न 21 में क्या कहता है कि कॉर्नर पोस्ट पर टर्मिनेट करने के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। भाई बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रेन इंसुलेटर, दूसरा साइकिल इंसुलेटर, तीसरा है हमारा पिन इंसुलेटर, चौथा है नील बन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर बोलते हैं इसमें। तो क्या रहने वाला है 21 में हमारा राइट आंसर हमारा बेटा रह जाएगा बी, साइकिल इंसुलेटर क्या करता है भाई, उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, कॉर्नर का मतलब होता है लास्ट। ठीक है, जैसे कहीं कॉर्नर है तो वहाँ पर इस इंसुलेटर का, जैसे इस प्रकार से हमारा कॉर्नर है, जैसे लाइन जहाँ से आई फिर इसको घुमाना है तो इस कॉर्नर का मतलब समझते हो। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार का हमारा लाइन इंसुलेटर रहता है, इस प्रकार का रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें फंसा के इसमें लगा देते हैं, जिससे लाइन क्रॉसिंग होकर इधर आ जाती है। ठीक है ना, जैसे एंड हो तो इसका प्रयोग करते हैं, कॉर्नर के लिए तो भी इसका प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साइकिल इंसुलेटर। प्रश्न 22वां कह रहा है कि नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। ये नियंत्रण एक सर्किट दे रखा है, तो इसका प्रकार क्या है जी। ठीक है ना, तो इसका प्रकार बनाना है स्टॉप स्टार के ओल्ड। तो ये क्या है, हमारे ये काम करते हैं, इसके अंदर रिले भी लगी है, संधारित्र भी लगाए हमारा। ठीक है, फर्स्ट बटन है जो स्टार्ट कर रहा है, स्टॉप ऑन ऑफ दोनों प्रकार से। तो देखेंगे क्या रहने वाला है इसमें। पहला ऑप्शन है रिमोट कंट्रोल पर आगे और रिसीव नियंत्रण, और तीसरा है इंचिंग नियंत्रण, चौथा है रिमोट कंट्रोल बंद। तो 22 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, इंचिंग नियंत्रण। हमारा 21वें में क्या राइट आंसर था बेटा, देखते हैं 21वें में क्या था। इक्कीस में हमारा क्या राइट आंसर था, बी, साइकिल इंसुलेटर। वेरी गुड, सही आंसर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न 23 में क्या कह रहा है, किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सिंगल फेज 2 तार, 2 फेज 3 तार, 2 फेज 4 तार और 3 फेज 3 तार। तो राइट आंसर हमारा क्या रह जाएगा बेटा, 3 फेज और 3 तार। राइट आंसर डी। 23 में क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। प्रश्न है हमारा 24वां, कौन सा उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ये कह रहा है कि भाई कि पैनल में बोर्ड में हीटिंग हो और ओवरलोड हो, दोनों से कौन बचाता है, ये कहना है। तो थर्मल रिले, दृष्टकारी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले और लिमिट स्विच। तो कौन सा रहने वाला है 24 हमारा, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्मल रिले। ये दोनों प्रकार से हीटिंग और लोड से दोनों प्रकार का काम करती है, वो कौन करता है, थर्मल रिले काम करती है। कभी कभार पूछ ले, अगर ओवरलोड नहीं दे रखी तो हीटिंग दे दे, तो भी क्या करेंगे, थर्मल रिले का प्रयोग करेंगे। अगर हीटिंग ना दे, ओवरलोड दे, तो भी हम क्या करेंगे, थर्मल का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ओवरलोड का मतलब होता है कि इसका जितना भी टेम्परेचर होता है उससे ऊपर जाता है तो क्या करता है भाई, कट आउट कर देता है। ठीक है, और वहां पर ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर ऑप्शन में नहीं कुछ हुआ तो यही ऑप्शन होगा, फिर यही करना पड़ेगा राइट आंसर। प्रश्न 25 में क्या कह रहा है, देखते हैं। स्वचालित स्टोर डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या है भाई, इसका क्या बताना है। व्हाट इज दिस फंक्शन ऑफ टाइमर इज ऑटोमेटिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है ना, तो बताना है। प्रश्न पहला रहा है स्टार से डेल्टा में बदलते हैं, ओवरलोड पर ट्रिप, और तीसरा है पूर्ण निर्धारित समय पर चालू करें, और चौथा है पूर्ण निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करें। तो क्या रहने वाला राइट आंसर बेटा, कमेंट करेंगे। 25 में हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, तो हमारा राइट आंसर रहता है बेटा पहले स्टार में और फिर डेल्टा में क्या करते हैं बेटा, हम टाइमर का प्रयोग कार्य करता है हमारा।
क्योंकि हम स्टार्ट में चलाएंगे फिर टाइम क्वेश्चन ऊपर बढ़ा देंगे, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। प्रश्न 26वां कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट में किस कंट्रोल डिवाइस का उपयोग किया जाता है। जो हमारा क्या होता है भाई, जो इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट होती हैं तो उसमें कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ट्रैक, एफईटी, डायक, यूजीटी, चारों के चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो 26 में हमारा राइट आंसर क्या होगा बेटा, ए होगा। ट्रैक का क्या करती हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रश्न 27वां, आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के, जो हमारा आर्मेचर बाइंडिंग होती है उसका हम परीक्षण करती हैं तो किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करती हैं। ये पहले भी मतलब बता रखा था बेटा, आर्मेचर को इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आर्मेचर इंसुलेशन, बाइंडिंग, सारी चीजों को क्या करते हैं, अपन चेक करते हैं। तो इसी प्रकार से दे रखा है। तो पहला है ग्राउलर, दूसरा है मेगर और तीसरा है ओम मीटर, चौथा है मल्टीमीटर। तो कौन सा रहने वाला है 27 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ए ग्राउलर होता है। क्या होता है, ग्राउलर से हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं आर्मेचर बाइंडिंग की। ठीक है, प्रश्न है हमारा 28 में के लिफ्ट में किस डीसी मोटर का उपयोग किया था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है। जो भाई साहब लिस्ट होती है उसमें किसका किया जाता है, ध्यान रखना है इसका। ठीक है ना, तो कौन सी जो मोटर होती हैं तो उनका हम प्रयोग करते हैं। तुम्हारा पहला ऑप्शन है डीसी शंट मोटर, दूसरा है डीसी संचय योग्य मोटर, तीसरा है डीसी श्रेणी मोटर, चौथा है डीसी डिफरेंशियल योग्य मोटर। तो बेटा चारों चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अब तो राइट आंसर बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा राइट आंसर रहने वाला है 18 में क्वेश्चन में। तो मेरा राइट आंसर बेटा 28 में मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डीसी संचय योग्य मोटर होती है जो हमारी लिफ्ट के अंदर डीसी क्या करती है, यूज करते हैं। ठीक है, जितनी भी लिफ्ट होती है उनके अंदर क्या करती हैं, डीसी संचय योग्य मोटर का क्या करती हैं, यूज करती हैं। इसका ध्यान रखना। चाहे हमारी रेलवे होती हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, जहां पर जिस मोटर का यूज करते हैं डीसी मोटर का, वो कौन सी होती है, डीसी संचय योग्य, इंग्लिश में बोलते हैं डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा 29वां है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि 3 फेज प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को कौन सा उपकरण मापता है। जो हमारी 3 फेज जो मोटर होती हैं, हमारी जो 3 फेज मोटर होती हैं, तो मोटर के अंदर जो इंसुलेशन होता है तो उसके प्रतिरोध किस प्रकार से मापा जाता है वो बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है कि संट टाइप ओम मीटर, दूसरा है सैंडी प्रकार ओम मीटर, तीसरा है मेगर और चौथा है मल्टीमीटर। तो चारों चारों ऑप्शन दे रखे हैं। 29 में राइट आंसर कौन सा रहेगा हमारा बेटा, सी रहेगा। क्या रहेगा, मेगर से क्या करते हैं हम, इंसुलेशन की जांच करते हैं। बेटा कई बार प्रश्न ये पूछा गया है परीक्षाओं में, जितनी भी परीक्षा होती है तुम्हारी, कंपटीशन की परीक्षा भी होती है, तो प्रश्न को सीधे सीधे उठा के दे देता है प्रतिरोध के माध्यम से। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न किस प्रकार से लैंग्वेज दे रहा है, उस लैंग्वेज के अनुसार ऑप्शन क्या दे रखा है, तो ये आपको सटीक तरीके से जांच करनी है, उसके बाद क्या आंसर देना है। जब तक आप प्रश्न को ढंग से नहीं समझोगे, लैंग्वेज नहीं समझोगे, तो आप आंसर नहीं दे सकते बेटा। ठीक है, प्रश्न को समझना है ना कि रटना है। आप पढ़ते समय हर चीज को रटा नहीं जाता है, समझ आता है। अगर समझ गए ना प्रश्न को तो आप भूलोगे नहीं, गारंटी बता रहा हूं। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेगर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न हमारा 30वां है कि कौन सा उपकरण अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है। बेटा फिर प्रश्न घूम के आ गया। ये कह रहा है कि जैसे कि हमारा कोई योक है जी, ठीक है, और इसके अंदर हमारी ये क्या है, स्टेटर बाइंडिंग लगी हुई है, और ये क्या है, हमारा रोटर है। ठीक है, ये क्या रोटर है, तो इस पर रोटर पे क्या है, डीसी है। क्या है, डीसी। हमारी डीसी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कौन सा उपकरण अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है। अब इसको डीसी कौन प्रदान करता है भाई, इस पे कौन सी सप्लाई होगी बताओ, कमेंट करके बताना बेटा। ठीक है, तो इन्वर्टर, सिंक्रोनाइजर और उत्तेजक और कन्वर्टर, कौन सा रहने वाला है राइट आंसर हमारा 30 में बेटा। तो 30 में रहेगा उत्तेजक। उत्तेजक क्या होता है, हमारी जो रोटर को उत्तेजक के माध्यम से डीसी प्रदान करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न 31 में है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। अरे बेटा कितना सरल प्रश्न है, आप देखते ही समय आप इसका सीधे सीधा आंसर दे दोगे। मतलब डीसी जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, परिवर्तित किया जाता है। तो पहला है गतिशील, दूसरा रासायनिक, तीसरा यांत्रिक, चौथा है ऊष्मा। तो 31 में क्या रहने वाला राइट आंसर हमारा, ये आंसर सभी को पता होना चाहिए, सबको नॉर्मल। बढ़िया, कितना अच्छा सरल क्वेश्चन दिया है देखो।
ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको मिनट नहीं गंवानी, सेकंड में ही हल करना है और आगे बढ़ना है। और ये प्रश्न जब ही आएंगे जब आप बार बार इसको रिपीट करोगे, ठीक है। प्रश्न 32वां कह रहा है एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है बेटा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन रहेगा हमारा एफ आर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, 1/2 अंडर रूट एल 2 पाई एल सी, 1/2 पाई एल सी और 1/2 एल सी अंडर रूट 2 पाई। तो राइट आंसर कौन सा रहने वाला है 32 में? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए, ठीक है, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न 33 में है कि एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रण करता है? तो पहला है फील्ड सप्लाई यूनिट, दूसरा है स्पीड फीडबैक प्रोडक्ट बॉक्स, तीसरा है प्रोडक्ट बॉक्स, चौथा है माइक्रो प्रोसेस आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो 33 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। क्या करता है? माइक्रो प्रोसेस आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होता है जो क्या करता है? एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को नियंत्रण करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 33 में, ठीक है। प्रश्न 34 में कह रहा है बेटा कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित वाक्य का नाम क्या है? इससे पहले मॉडल पेपर कराया था उसमें भी प्रश्न आ गया, अब ये मॉडल पेपर कराया था उसमें फिर से आ गया। तो बेटा जाहिर सी बात है, तो उसमें आपने पहले पीडीएफ देखी होगी अच्छी तरह से, तो आप इसका आंसर आसानी दे सकती हैं। तो पहला है कम्यूटेटर रेजर, दूसरा है ब्रश, तीसरा है कम्यूटेटर खंड और चौथा है आर्मेचर कोर। तो राइट आंसर हमारा क्या है? कम्यूटेटर रेजर। राइट आंसर क्या है? कम्यूटेटर। ब्रश क्या है? हमारी लगी होती है इस पर कम्यूटेटर पे, ठीक है। और जी क्या कम्यूटेटर खंड जो पूरा होता है, और आर्मेचर कोर जिसपे आर्मेचर की बाइंडिंग लगी होती है, ठीक है। तो राइट आंसर 34 में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा। प्रश्न है हमारा 35वां, सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? बेटा ट्रिप कॉल समझ में आ रही है? प्रश्न की आप लैंग्वेज कहां पकड़ी? आपने ट्रिप कॉल पकड़ी कि ट्रिप कॉल का उद्देश्य क्या है, क्योंकि सर्किट ब्रेकर में हमारी जो ट्रिप हो जाती है बार बार पे, तो उस कॉल का क्या उद्देश्य है उसका बताना है आपको। तो पहला है रिमोट ऑपरेशन, दूसरा है सटीक ऑपरेशन, तीसरा है आपातकालीन ऑपरेशन, चौथा है आसान कामकाज, ठीक है। तो 35 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा, रिमोट ऑपरेशन, ऑटोमेटिकली वर्क कर दिए, ठीक है। प्रश्न 36 में क्या कह रहा है देखते हैं बेटा। प्रश्न 36 में कह रहा है कि ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है? ये पहले ही प्रश्न आ गया था, अब फिर से प्रश्न आ गया। तो हमारा पहला है आइसोलेटिंग स्विच, दूसरा है ट्यूब स्विच, तीसरा है लिमिट स्विच और चौथा है पुश बटन स्विच। तो 36 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाए बेटा? आइसोलेटिंग स्विच जो होता है, जो ऑफ स्थिति में क्या करता है? संचालित होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 37वां। 37वां प्रश्न क्या कह रहा है कि इन्वर्टर का कार्य कौन सा है? जो इन्वर्टर होता है हमारा, जो घरों में लगा होता है, जो घर ऑफिस जो भी होती हैं, कॉलेज की, स्कूल की ऑफिस होती हैं, मार्केट दुकानें भी होती हैं, ठीक है, छोटे मोटे घर होते हैं, उनमें जो इन्वर्टर लगा होता है वो किस कार्य क्या है उसका? तो कार्य बताना है 37वें प्रश्न में। तो वोल्टेज, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में प्रबंध करता है, दूसरा है एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में प्रबंध करता है, और डीसी वोल्टेज को उच्च डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, और डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो क्या रहने वाला है 37 में राइट आंसर हमारा बेटा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा डीसी को क्या करता है? एसी वोल्टेज में परिवर्तन करता है। और कन्वर्टर क्या करता है बेटा? कन्वर्टर क्या बताना? कन्वर्टर क्या करता है? कन्वर्टर एसी को क्या करता है भाई? डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कन्वर्टर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लास्ट हमारा प्रश्न बचा है 38वां, अल्टरनेटर में हीटिंग के प्रभाव का क्या कारण? जो अल्टरनेटर है उसमें हीटिंग का क्या प्रभाव है? हीटिंग क्यों होती है उसके अंदर? तो ऑप्शन है गति के उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है, अधिक भार के कारण, बिना लोड के चल रहा है, लोड में नियंत्रण उतार चढ़ाव के कारण। तो 38 में क्या रहने वाला राइट आंसर हमारा? डी रहने वाला है, लोड में नियंत्रण उतार चढ़ाव के कारण क्या होता है बेटा?
हीटिंग प्रभाव पड़ता है। अब एक प्रश्न मेरा है कि हीटिंग प्रभाव को रोकने के लिए हम कौन सी बाइंडिंग का उपयोग करते हैं? जो बच्चे पढ़ते होंगे तो बेटा कमेंट करके इसका आंसर बताना। ठीक है, मैं लिख देता हूं इस प्रश्न को कि हीटिंग प्रभाव को रोकने के लिए कौन सी बाइंडिंग का यूज करते हैं? बताओ बेटा, इसका राइट आंसर बताओ। जो बच्चे पढ़ते होंगे तो इसका 100% राइट आंसर बताएंगे बेटा। तो आज की पीडीएफ बस इतना ही बेटा, मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।